सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, हमारे ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हमारा आज का आर्टिकल ओबीसी के उपवर्गीकरण पर आयोग से संबंधित है। चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय पृष्ठभूमि ने न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 31 जनवरी 2013 तक 13वां विस्तार दिया है। 1955 में काका साहब कालेलकर के तहत प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग ने 2399 पिछड़े वर्गों यानी बीसी की पहचान की, जिनमें से 837 को सबसे पिछड़े के रूप में वर्गीकृत किया गया था। दूसरा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसे मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है, उसकी स्थापना 1979 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार ने की थी और 1980 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। मंडल आयोग ने अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट और अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब के अलावा 3743 जातियों की पहचान पिछड़ी जाति के रूप में की, जो जनसंख्या का 52% है। हालांकि ओबीसी के लिए 27% आरक्षण शुरू करने की इसकी सिफारिशों को बीपी सिंह सरकार के द्वारा एक दशक बाद अगस्त 1990 में लागू किया गया था। आइए जानते हैं कि पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति कौन करता है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए एक आयोग की नियुक्ति से संबंधित है, जिसमें यह व्याख्या की गई है कि राष्ट्रपति आदेश के द्वारा एक आयोग नियुक्त कर सकता है, जिसमें ऐसे व्यक्ति शामिल होंगे जिन्हें वह भारत के क्षेत्र में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों और उन कठिनाइयों की जांच करने के लिए उपयुक्त समझता है जिनके तहत वे श्रम करते हैं। इस तरह की कठिनाइयों को दूर करने और उनकी स्थिति में सुधार के लिए संघ या किसी राज्य के द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के बारे में और संघ या किसी के राज्य द्वारा इस उद्देश्य के लिए दिए जाने वाले अनुदानों के बारे में ऐसा आयोग सिफारिश करेगा जिसके अधीन इस तरह के अनुदान दिए जाने चाहिए। ऐसे आयोग की नियुक्ति का आदेश आयोग के द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को परिभाषित करेगा। इस प्रकार नियुक्त एक आयोग उन निर्दिष्ट मामलों की जांच करेगा और राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट पेश करेगा, जिसमें उनके द्वारा पाए गए तथ्यों को निर्धारित किया जाएगा और ऐसी सिफारिशें की जाएंगी। राष्ट्रपति इस प्रकार प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की एक प्रति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखने के लिए एक ज्ञापन के साथ उस पर की गई कार्रवाई की व्याख्या करेंगे। अब बात करते हैं अन्य पिछड़े वर्ग के उपवर्गीकरण पर आयोग की। आयोग का गठन 2 अक्टूबर 2017 को संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत किया गया था। इसे अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के उपवर्गीकरण और उनके लिए आरक्षित लाभों के समान वितरण का काम सौंपा गया था। इसके उद्देश्यों में ओबीसी के भीतर उपवर्गीकरण के लिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से एक तंत्र, मानदंड और पैरामीटर तैयार करना और ओबीसी की केंद्रीय सूची में संबंधित जातियों या समुदायों या उपजातियों या समानार्थक शब्दों की पहचान करना और उन्हें उनके संबंधित श्रेणियों में वर्गीकृत करना शामिल है। एक नजर डालते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग पर। 14 अगस्त 1993 को स्थापित राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग यानी एनसीबीसी राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग में 5 नियामक सदस्य होते हैं, जिनमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य शामिल होते हैं, जिनका कार्यकाल 3 साल का होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के अनुसार आयोग के यह कर्तव्य होंगे कि इस संविधान के तहत सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करना, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित करने के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के सामाजिक आर्थिक विकास में भाग लेना और सलाह देना और संघ और किसी भी राज्य के तहत उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना। राष्ट्रपति को वार्षिक रूप से और ऐसे अन्य समय पर प्रस्तुत करने के लिए जो आयोग उचित समझे
उन रक्षोपाइयों के कामकाज पर रिपोर्ट देना। अब बात करते हैं आयोग के संदर्भ में क्या शर्तें हैं। सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के उपवर्गीकरण के मुद्दों की जांच के लिए निम्नलिखित संदर्भ की शर्तों के साथ अनुच्छेद 340 के तहत एक आयोग का गठन किया है। केंद्रीय सूची में शामिल ऐसे वर्गों के संदर्भ में अन्य पिछड़ा वर्ग की व्यापक श्रेणी में शामिल जातियों या समुदायों के बीच आरक्षण के लाभों के असमान वितरण की सीमा की जांच करना, ऐसे अन्य पिछड़े वर्गों के भीतर उपवर्गीकरण के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण में तंत्र, मानदंड और पैरामीटर तैयार करना, अन्य पिछड़ा वर्ग के केंद्रीय सूची में संबंधित जातियों या समुदायों या उपजातियों या समानार्थक शब्दों की पहचान करने और उन्हें उनके संबंधित उप श्रेणियों में वर्गीकृत करने का अभ्यास करना शामिल है। यह मूल रूप से 3 संदर्भ शर्तों के साथ स्थापित किया गया था, लेकिन 22 जनवरी 2020 को एक चौथा कार्यकाल जोड़ा गया जब कैबिनेट ने इसे विस्तार दिया। ओबीसी की केंद्रीय सूची में विभिन्न प्रविष्टियों का अध्ययन करना और किसी भी दोहराव, अस्पष्टता, विसंगतियों और वर्तनी या प्रतिलेखन की त्रुटियों के सुधार की सिफारिश करना शामिल है। अब बात करते हैं उन निष्कर्षों पर जो आज तक आयोग के संदर्भ में देखे जा सकते हैं। 2018 में आयोग ने पिछले 5 वर्षों में ओबीसी कोटा के तहत दिए गए 1.3 लाख केंद्रीय नौकरियों और पिछले 3 वर्षों में विश्वविद्यालयों, आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम और एम्स सहित केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों में ओबीसी प्रवेश के आंकड़ों का विश्लेषण किया है। सभी नौकरियों और शैक्षणिक सीटों में से 97% ओबीसी के रूप में वर्गीकृत सभी उपजातियों में से केवल 25% को मिली हैं। इनमें से 24.95% नौकरियां और सीटें सिर्फ 10 ओबीसी समुदायों को मिली हैं। 983 ओबीसी समुदायों कुल का 37% नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में शून्य प्रतिनिधित्व है। 994 ओबीसी उपजातियों की भर्ती और प्रवेश में कुल प्रतिनिधित्व केवल 2.68% है। समूह 1 केंद्र सरकार की सेवाओं में ओबीसी का प्रतिनिधित्व 16.51% है। 13.38% ग्रुप जी में, 17.72% ग्रुप सी में जो सफाई कर्मचारी के रूप में जाने जाते हैं और 21.25% ग्रुप सी में जो सफाई कर्मचारियों को छोड़कर बाकी सभी कर्मचारी हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ओबीसी कोटे के तहत एक भी प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति नहीं हुई है। अब बात करते हैं आयोग से संबंधित बड़ी चुनौतियों की। ओबीसी के उपवर्गीकरण के लिए एक कार्य प्रणाली विकसित करना। अधिक पिछड़ी जातियों की पहचान करने की पद्धति तक पहुंचना मुश्किल है जब तक कि केंद्र सरकार के शैक्षणिक संस्थानों और रोजगार सेवाओं में संबंधित जातियों के प्रतिनिधित्व के बारे में उचित सांख्यिकीय जानकारी न हो। विभिन्न जातियों के सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन और एक विशेष जाति के राज्यवार विविधताओं के बारे में जानकारी की उपलब्धता, नौकरियों और प्रवेश में उनके प्रतिनिधित्व के साथ तुलना करने के लिए विभिन्न समुदायों की आबादी के लिए डेटा का अभाव। कुछ जातियां उत्तर भारत में शैक्षिक और सामाजिक रूप से बेहतर स्थिति का आनंद ले सकती हैं और दक्षिणी राज्यों में ऐसा नहीं हो सकता है। किसी विशेष जाति के अंतर्राज्यीय रूपांतरण हो सकते हैं। उपवर्गीकरण के निर्णय को न्यायिक बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है यदि सरकार ऐसे समूहों के शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ेपन का मजबूत अनुभवजन्य विश्लेषण प्रदान करने में विफल रहती है। ओबीसी को उपवर्गीकृत करने के कदम से ओबीसी की अगड़ी मध्यवर्ती जातियों में आंदोलन पैदा होगा। सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।